तो ये अब हमारा टॉपिक है कि एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद स्टेप इनपुट। जब हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम में स्टेप इनपुट देंगे तो वो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। अब सेकंड ऑर्डर का सिस्टम कौन सा होगा आप लोग जानते हैं, आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि वो कैसे एनालिसिस होगी कि जो डिनोमिनेटर होता है ट्रांसफर फंक्शन जो हमारा होता है किसी भी सिस्टम का, उसके डिनोमिनेटर की जो मैक्सिमम घात होगी वो कितनी होगी, 2। अगर वो मैक्सिमम घात 2 है तो दैट विल बी ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो इसकी एनालिसिस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। तो वो टर्म्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि वो टर्म्स क्या क्या है। तो जैसे कि डैम्पिंग, डैम्पिंग आप लोग जानते हो क्या होता है। डैम्पिंग होता है कि जैसे कोई सिस्टम अगर ओसिलेट कर रहा है, वो ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो अगर वो सिस्टम हमारा ओसिलेट कर रहा है तो उसकी एक नेचर होती है कि वो उस ओसिलेशन को रोके, ठीक है ना। मीन्स जैसे ये होता है ना, ये ओसिलेशन, ये ओसिलेशन है इस तरह से, थोड़ा सा ये अच्छे से नहीं बन रहा है यहाँ पे। इस तरह से ओसिलेशन हो रहा, मीन्स एक चीज ऐसे जा रही आ रही जा रही आ रही, तो इसकी टेंडेंसी होती है कि वो इसको रोके, ठीक है ना, जो इस ओसिलेशन का अपोज करे। तो एक ये होता क्या है कि एक फोर्स इस पे लगा रहता है जो इसको रोकने की कोशिश करता है इस ओसिलेशन को। तो दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। तो डैम्पिंग इज ए टेंडेंसी टू अपोज द ऑसिलेटरी बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, कि जो सिस्टम का ऑसिलेटरी बिहेवियर है उसको अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। एक टर्म्स है आपका डैम्पिंग। अब डैम्पिंग को हम मेजर कैसे करेंगे, तो उसे डैम्पिंग को मेजर करने का जो टर्म होती है यूज, उसे बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको, डैम्पिंग फैक्टर। तो जो डैम्पिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है कि जो हम डैम्पिंग यूज कर रहे हैं, जो हम सिस्टम, जो भी हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम की जो वो होती है डैम्पिंग, जो उसको ऑसिलेशन को रोकने की प्रोबेबिलिटी होती है, रोकने की टेंडेंसी होती है, उसे बोलते हैं डैम्पिंग। और उसको जीटा से प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं उसको, जीटा से प्रेजेंट। और इसको नॉर्मली हम बोलते हैं दैट इज, जो डैम्पिंग फैक्टर जो होता है इसको बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो, ठीक है ना, डैम्पिंग अनुपात, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, तो ये क्या होता है डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर इज नथिंग, इट इज जस्ट ए मेजरमेंट ऑफ डैम्पिंग। तो डैम्पिंग हमने बताया आपको क्या होता है, डैम्पिंग इज द टेंडेंसी टू अपोज द ऑसिलेशन, मींस किसी भी सिस्टम की वो टेंडेंसी जो उस ऑसिलेशन को रोकने का प्रयास कर रही है, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जीटा से। अब आते हैं सिस्टम पे कि एनालाइज, सिस्टम को एनालाइज कैसे करेंगे, क्या होता है सिस्टम। अब आप लोग जानते हैं, आपको बताया गया है पहले कि जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है उसका जो ये ब्लॉक डायग्राम है कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से होगा जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो कंसीडर करो कि सपोज ये कोई आपका ये कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम का जो ओपन लूप गेन है दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर। इसको आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए आप साथ साथ, कि जो ओपन लूप गेन है, ओपन लूप गेन इज नथिंग, इट इज जीएस। पढ़ा होगा आपने जीएस, ठीक है ना। ये मैं लिख रहा हूँ बार बार मिट जा रहा है, तो उसको जीएस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जीएस इज द ओपन लूप गेन, इट इज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। अब जीटा इसलिए आपको पहले बताया गया, तो जीटा आपके लिए नई टर्म है, ठीक है ना। तो जीटा इज नथिंग, इट इज डैम्पिंग रेशियो, ठीक है ना। इस सिस्टम का जो ऑसिलेशन है उसको रोकने की जो टेंडेंसी का जो मेजरमेंट है दैट इज जीटा। व्हाट इज ओमेगा एन, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जो ओमेगा एन है ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर कोणीय आवर्ती उसके ओसिलेट करने की, जो सिस्टम ओसिलेट करेगा हमारा जो करेगा उसकी जो जिस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। और जीटा आपको समझ में आ गया क्या होता है, और ओमेगा एन भी समझ में आ गया। तो इस जो आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा, इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो ओपन लूप गेन है जीएस, दैट इज जीएस इज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा। और इसमें हमने जो इस ओपन लूप सिस्टम को क्लोज लूप बनाने के लिए जो फीडबैक लिया है, और इसमें जो फीडबैक में जो गेन दिया वापस हमने दैट इज एच एस, इट इज 1, ठीक है। तो ये क्या है आपका, जीएस इज द ओपन लूप गेन एंड एच एस इज द क्लोज लूप गेन, फीडबैक गेन, ठीक है ना। अब हमें क्या है, ये हमारा सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है, इसका जो इनपुट है दैट इज आर एस एंड आउटपुट इज सी एस। एंड हम जानते हैं कि हमें इस पूरे सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या होगा, सी एस अपॉन आर एस, दैट विल बी सी एस अपॉन आर एस। तो सी एस अपॉन आर एस क्या होगा इसका, सी एस अपॉन आर एस क्या होगा इसका ट्रांसफर फंक्शन।
और हम जानते हैं कि किसी भी क्लोज लूप सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, या फिर कह लीजिए जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। अब जी एस क्या है इस केस में, इस केस में जी एस है आपका ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, और जो एच एस है वो है 1। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए आप इस समीकरण में। जब इस समीकरण में हम रखेंगे तो जी एस क्या है हमारा, ओमेगा एन अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू अपॉन 1 प्लस जी, जी मीन्स ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन 1 इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू 1। ये क्या है यहाँ पे, इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, इसका थोड़ा सा आप सोल्व करोगे तो जो क्लोज लूप गेन आएगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आएगा, दैट विल बी ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो दैट इज योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हमने क्या निकाल लिया, क्लोज लूप गेन या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है ना, CLTF, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब ये चीजें आपको याद रखनी है जब आप इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम को एनालाइज करोगे। तो ये जो गेन है ओपन लूप गेन, ये भी आपको याद रखना है, और अगर आपके थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये ऐसा नहीं कि मैंने बनाया है, ये एक, जब हम किसी भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड ओपन लूप गेन जो होता है वो ये होता है, और जब इसका क्लोज लूप गेन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो ये होगा। तो ये क्या है, ये इस सिस्टम का स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो होता है उसका स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है, इसको आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बात की थी, सेम इसका भी हम ऐसे करेंगे। तो बिफोर दैट आप थोड़ा सा अगर जानना चाहूँ आप लोगों से, सपोज ये हमारा क्या है कि ट्रांसफर फंक्शन आ गया ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये क्या है आपका, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, वो होगी एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन इक्वल टू 0। दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट सेकंड ऑर्डर सिस्टम, क्लोज लूप, क्लोज लूप सिस्टम की, मैं ओपन लूप की बात नहीं कर रहा हूँ। और ओपन लूप की बात करते हैं तो क्या होगा, एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा इक्वल टू 0। तो इसका ये ओपन लूप गेन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का अगर हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अगर हम इसका निकालते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को तो हम इस समीकरण को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अगर हम इसके जीरोज या जीरोज तो इसकी होगी नहीं, जीरो तो इसके इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि इसमें है ही नहीं जीरो कोई। और पोल क्या होगा इसका, इससे अगर इक्वल टू 0 पुट करेंगे और ये एक द्विघात समीकरण हो जाएगी। आप इसमें सिर्फ धराचार्य लगा देंगे, सिर्फ धराचार्य होता है ना, ए एस स्क्वायर प्लस 2b एस प्लस सी, अगर इक्वल टू 0 कोई समीकरण होती है तो सिर्फ धराचार्य के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसके रूट्स हो जाएंगे, उसके मूल हो जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्लोज लूप सिस्टम जो आपने अभी देखा, इसका ट्रांसफर फंक्शन देखा। और इसके अब हम क्या करना है इसमें, अब हम किसकी जो एनालिसिस करेंगे किसके लिए करेंगे, स्टेप इनपुट के लिए। तो अब इसमें हमारा आरएस क्या हो जाएगा, स्टेप इनपुट। अब देख लेते हैं, देखिए ये हमारा क्या हुआ, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा थोड़ा सा अभी जस्ट, कि अगर हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है तो क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, जो हम इसका हर वाला पार्ट है वो इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, दैट विल बी स्टैंडर्ड, ये होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम सिद्धाचार्य लगाएंगे तो इसमें क्या निकल आएंगे, इसके वो निकल आएंगे पोल्स। तो वो पोल्स क्या क्या होंगे, दैट इज माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा एन इंटू जीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये चीज। ये क्या हुआ, दैट इज, ये आपको देखना माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये भी आपको याद रखना है अगर आप इतना मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स ये ट्रांसफर फंक्शन भी आपको याद रखना है, और साथ में इसकी जो ये रूट्स हैं ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है याद रखना, पर प्रोजेक्ट वाले लिखेंगे तो आपके ये पूरा लर्न रहेगा। मीन्स ये इसके रूट्स और ये पूरा जो ट्रांसफर फंक्शन है ये भी आपको याद रखना है। तो हमने क्या निकाला कि जो इसके क्लोज लूप सिस्टम है इसके पोल्स ये आ गए। ठीक है ना, अब जो पोल्स हैं, अब ये पोल्स रियल होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे क्या है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे आ गया हल्का सा। देखिए अब सारा डिपेंड करेगा इस वैल्यू पे, अंडर रूट पे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये अंडर रूट में -1 आ गया, यहाँ पे अंडर रूट में -1 अगर आ जाता है, ये मीन्स जीटा इक्वल टू 0 कर देगा हम, तो ये अंडर रूट -1 अगर आ जाता है तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा।
ठीक है ना। मीन्स अगर अंडर रूट में माइनस हो जाता है तो आप लोगों को पढ़ा था कि दैट नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल क्या होता है जब रियल, अब ये क्या है कि हम ये चीज देख पा रहे हैं कि माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसका ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन, तो ये पार्ट डिसाइड करेगा कि ये जो रूट है ये रियल है, वास्तविक है या इमेजिनरी है। तो ना इमेजिनरी क्या हो जाता है, आपने आई या जे पढ़ा होगा, अगर आपने आई पढ़ा हो तो माइनस अंडर रूट माइनस वन जो होता है, अंडर रूट माइनस वन वो क्या होता है आपका जीटा, वो अंडर रूट होता है ना इस तरह से माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन इसको हम क्या बोलते हैं आई, है ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब डिपेंड कर रहा है कि अगर जीटा स्क्वायर या जीटा इज द ग्रेटर देन वन, अगर जीटा हमारा ग्रेटर देन वन है तो ये वैल्यू क्या होगी ओवरऑल, ये वैल्यू जो हो जाएगी पूरी पूरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई अंडर रूट के अंदर तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, तो जो जो इसका रूट होंगे दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों रूट इसके रियल हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर जीटा इक्वल टू जीटा इज ग्रेटर देन वन है। तो ये कुछ इसमें मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा मैं आगे जो पॉइंट्स है वो समझाता हूँ, उसमें थोड़ा समझ में आएंगे आपको। अगर आपका जीटा स्क्वायर माइनस वन इक्वल ग्रेटर देन जीरो है तो इस सिस्टम के जो दोनों पोल्स हैं वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल मींस दोनों अलग अलग होंगे और रियल होंगे। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, अगर जीटा इज ग्रेटर देन जीटा क्या होता है यहाँ पे, जीटा इज द डैम्पिंग रेशियो। ठीक है ना, डैम्पिंग रेशियो। तो डैम्पिंग रेशियो अगर आपका ग्रेटर देन वन है तो आपका सिस्टम क्या होगा, उसके रूट्स क्या हुए, रियल हो गए और अनइक्वल हो गए। तो ये है जब हम किसी सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो उसके रूट्स उस सिस्टम के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। ठीक है ना। तो अगर किसी सिस्टम के सेकंड ऑर्डर सिस्टम में डैम्पिंग फैक्टर वन से ज्यादा है तो उसके जो पोल्स होंगे वो रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अगर इक्वल टू जीरो हो गया मीन्स ये वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो आपके क्या हो गए, रियल हो गया और एक ही रूट होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि दो हो जाएंगे। देखिए अगर ये वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा, माइनस जीटा ओमेगा एन, दोनों रूट क्या हो जाएंगे, रियल है और क्या है, एक ही रूट है। तो रियल एंड इक्वल इसको बोलते हैं, दोनों वास्तविक और बराबर है, मतलब एक ही रूट है। ठीक है ना। तो दैट इज रियल एंड इक्वल। अगर ये लेस देन वन है, अब इस केस में दिक्कत आती है। अगर ये लेस देन वन है तो हमें रूट क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें एक इमेजिनरी नंबर भी घुस जाता है। ठीक है ना। तो जीटा अगर लेस देन वन हो गया हमारा, जीटा इज लेस देन वन, तो क्या होगा हमारा कि जो पोल्स होंगे हमारे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, इसको आप समझ अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा। नाउ अब थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कि सिस्टम का बिहेवियर कैसे होगा। कि तीनों केस में अलग अलग देखेंगे हम कि जब हमारा जीटा डैम्पिंग फैक्टर होता है, ठीक है ना, डैम्पिंग फैक्टर अगर हमारा ग्रेटर देन वन है तो उस सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा, अगर इक्वल टू वन है तो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, और अगर लेस देन वन है तो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। हम पहले बात कर रहे हैं कि जीरो, जब आपका जीटा जीरो से ज्यादा है और वन से कम है, इसे हम बोलते हैं अंडर डैम। ठीक है ना। तो ये आपके सिलेबस में भी दिया है और एग्जाम में भी आ सकता है कि अंडर डैम सिस्टम क्या होता है। अंडर डैम सिस्टम वो होता है जिसमें डैम्पिंग रेशियो एक से कम हो। ठीक है ना। अगर एक से कम होगा तो क्या हुआ, अगर एक से कम होगा तो क्या हुआ, हमारा सिस्टम के दोनों पोल क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है ना, दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। कि कॉम्प्लेक्स होंगे तो क्या होगा, जैसे ये क्या है, इसका पोल डायग्राम है। ठीक है ना, ये आपका पोल जीरो डायग्राम बनाते हैं ना, वो वाला है कि कॉम्प्लेक्स। देखो अगर रियल होंगे तो इस रियल वाली एक्सिस जो अभी आप देख रहे हैं तो फिर वो रियल वाली एक्सिस पे आएंगे। जैसे कि ये रियल एक्सिस है तो वो रियल एक्सिस पे लाई करेंगे। अगर पूरे इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी है, तो वो इस पे एक्सिस पे लाई करेंगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स है मींस रियल पार्ट भी है उसमें और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो वो कहीं ना कहीं समवेयर यहाँ पे लाई करेंगे इधर। ठीक है ना, या तो यहाँ लाई करेंगे इस पार्ट में, या फिर इस पार्ट में, या इस पार्ट में, एक्सिस पे लाई ना करके वो कहीं मींस एक्सिस पे लाई ना करके एक्सिसों के बीच में लाई करेंगे। ठीक है। तो ये किस केस में है, जब आपका जीटा इज बिटवीन वन एंड जीरो, और सिस्टम का जो बिहेवियर होगा, स्टेप रिस्पॉन्स जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मीन सिस्टम ऑसिलेटरी होगा और धीरे 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 क्या होंगे, सिस्टम का ऑसिलेशन खत्म होते जाएंगे। तो दैट इज ये किस केस में है, जब आपका अंडर डैम्प सिस्टम है, मींस जिसमें डैम्पिंग रेशियो लेस देन वन है। तो उस केस में क्या होगा कि दोनों पोल्स हमारे जो होंगे सिस्टम के वो कॉम्प्लेक्स होंगे और सिस्टम का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इन केस ऑफ अंडर डैम्प, जब सिस्टम हमारा अंडर डैम्प है तब। अब सेकंड केस बात कर लेते हैं, जब डैम्पिंग फैक्टर हमारा वन हो। डैम्पिंग फैक्टर अगर हमारा वन होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है ना, ये क्रिटिकली डैम्प, ये टर्म याद कर लीजिए आप, क्रिटिकली डैम्प। क्या होगा हमारा सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प।
तो आपको इस टर्म को याद कर लीजिए अच्छे से कि एक तो हमारा क्या था पहले अंडर डैम्प। अंडर डैम्प क्या होता है, जब जीटा जिस डैम्पिंग फैक्टर लेस देन 1 हो तो उसे बोलते हैं अंडर डैम्प। अगर हमारा जीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो उसे बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प। अगर सिस्टम हमारा क्रिटिकली डैम्प है तो क्या होंगे, तो जीटा इक्वल टू 1 पे हमने क्या देखा था कि दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब एक ही रूट होगा। अब इसका देखो कैसे क्या हुआ, अब इसका दोनों रूट क्या हो गए, सपोज ये यहाँ पे आ गया एस इक्वल टू माइनस, मीन दोनों रूट एक ही जगह लाई करके ये रहा यहाँ पे, है ना, तो दो रूट लाई करके, तो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा क्रिटिकली डैम्प के केस में वो कुछ इस तरह से होगा, मीन ये जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है उसी की तरह रिस्पॉन्स का हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें एक ही रूट एक तरह से जो स्टेप इनपुट के लिए जो रिस्पॉन्स होगा वो कुछ इस तरह से लाई होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, इसका स्टेप रिस्पॉन्स हो गया। स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि स्टेप इनपुट देने पर इस सिस्टम को जो रिस्पॉन्स आएगा, जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। मींस टाइम के साथ साथ सिस्टम क्या होगा, अपनी जो वैल्यू होगी फाइनल वैल्यू दैट इज स्टेडी स्टेट वैल्यू वो जल्दी अप्रोच कर लेगा। ठीक है ना ऐसे। और इसमें क्या था क्रिटिकली अंडर डैम्प में ऑसिलेटरी जाके वो थोड़ा टाइम बाद अपने जो स्टेडी स्टेट वैल्यू था उसको रीच कर रहा था। ना ओवर डैम्प, जब सिस्टम हमारा ओवर डैम्प होगा उस केस में हमने देखा था कि दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे और साथ साथ क्या देखा था हमने, रियल होंगे और अलग अलग होंगे, तो कुछ इस तरह से होगा उसका। और दोनों रियल होंगे तो रियल एक्सिस पे लाई करेंगे वो, और माइनस में चले गए इधर। तो अगर हमारा एक चीज थोड़ा सा स्टेबल अनस्टेबल, अगला चैप्टर हमारा सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है अनस्टेबिलिटी क्या होती है वो थोड़ा सा हम बाद में बताएंगे आपको, वो अगला चैप्टर हमारा। तो इसमें क्या होगा कि हमारा अगला अगर जिटाइज ये थोड़ा सा दिमाग में ये आ सकता है आप लोगों की बात कि रूट इधर ही क्यों लाई कर रहे हैं, इधर क्यों नहीं लाई कर रहे। तो जिस सिस्टम के रूट इधर लाई करेंगे, ठीक है ना, वो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और जिसके रूट इधर वाले पार्ट में लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो हम मोस्टली स्टेबल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो इस केस में जो स्टेप रिस्पॉन्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मीन्स थोड़ा सा ये आपका इस तरह जब क्रिटिकल डैम्प की तरह होगा, लेकिन इसका जो स्लोप होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा इसमें। ठीक है ना, तो स्लोप इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, तो दैट इज ओवर डैम्प। तो ये हमने क्या देखा, अंडर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प और ओवर डैम्प के केस में सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स स्टेप रिस्पॉन्स कैसे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हमारा सिस्टम अनडैम्प हो, मतलब डैम्प हुआ ही ना हो। अनडैम्प का मतलब क्या है कि जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं ऑसिलेशंस कंटिन्यू होते जा रहे हैं। ठीक है ना, मींस उनको व्हाट इज डैम्पिंग, डैम्पिंग इज द टेंडेंसी टू अपोज द ऑसिलेशन, जो ऑसिलेशन उनको रोकने की टेंडेंसी, अगर वो हो ही ना तो क्या होंगे, दोनों सिस्टम हमारे क्या होंगे, प्योर इमेजिनरी, मींस एक दोनों इमेजिनरी एक्सिस पर जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, प्लस माइनस जे ओमेगा एम। तो इस केस में जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा वो ऑसिलेटरी हो जाएगा, प्योर ऑसिलेटरी, मींस ऑसिलेशंस कभी रुकेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को किस में यूज कर सकते हैं, एक ऑसिलेटर में। ठीक है ना, जो ऑसिलेटर होता है हमारे उसमें एक प्रॉपर्टी यूज जाती है कि हमें तो क्या चाहिए, वेव चाहिए होती है। लेकिन इस केस में हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, ऑसिलेटरी सिस्टम होगा जब हमारा डैम्पिंग फैक्टर 0 हो जाए। ये थोड़ा सा याद रख लीजिए, आप डायग्राम फोटो बना स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपने नोट्स के हिसाब से बना लीजिएगा। अब एक केस आता है कि जब ये, हालांकि ये इम्प्रैक्टिकल है, बट ये है कि चलो थोड़ा सा बताता हूं आपको, जब आपका जीटा आपका -1 और 0 के बीच में हो, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा और जो पोल्स होंगे वो इस तरह से लाई करेंगे। अब देखो अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा इनपुट दिया और आउटपुट बढ़ता जा रहा है, तो क्या है कि एक बार चीज बस शुरू कर दी और खत्म होने का नाम नहीं है, दैट इज अनस्टेबिलिटी। ठीक है ना, स्थिरता नहीं है सिस्टम के अंदर। तो अगर आपको जो बैलेंस स्थिर ये होता है तो पोल्स इधर होनी चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ, जैसे हमने जीटा हमारा -1 और 0 के बीच में हुआ तो सिस्टम हमारा हाईली अनस्टेबल होता चला गया और ऑसिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि टेंडेंसी जो डैम्पिंग की रोकने की टेंडेंसी बढ़ गई है, मतलब घट गई है एक तरह से, -1 में चली गई ना, तो घटना इसको बोले एक तरह से। तो क्या हुआ, वो ऑसिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये इक्वल टू -1 हो गया तो कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। हालांकि ये आप ना भी याद रखो तो कोई बात नहीं, पर इतना है कि आपको जस्ट समझना है कि माइनस लेस देन -1 हो तो कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स हो जाएगा। इसका प्रेसिडेंट ले लीजिए आप। अब टाइम रिस्पॉन्स हम बात कर रहे हैं उस केस में जब आपका सिस्टम अंडर डैम्प, ठीक है ना, ये डायग्राम आप यहाँ देख रहे होंगे अच्छे से, दैट इज जब आपका सिस्टम अंडर डैम्प हो और आपको स्टेप रिस्पॉन्स दिया हो। अंडर डैम्प क्या हो, मतलब कि जीटा की वैल्यू 1 और 0 के बीच में, जीटा जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, तो हमारे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स आता है वो कुछ इस तरह का आता है। ठीक है ना, मीन्स क्या है कि जो ये प्रैक्टिकल है, एक्चुअली सिस्टम हमारा प्रैक्टिकल है कि जैसे ही हमने सिस्टम स्टार्ट किया वो कुछ उसका ऑसिलेटरी आया और डैम्पिंग फैक्टर की वजह से उसका ऑसिलेशन रुकते चले गए और यहाँ पे आके रुक गया।
ठीक है, तो ये आपका ये रिस्पॉन्स आपने थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ पे, ये वाला रिस्पॉन्स, ठीक है ना, ये अंडर डैम्प का स्टेप रिस्पॉन्स है। अब इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, इसके हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये है क्या एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप सिस्टम में कि जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ जीरो से, और ये आपका बढ़ता चला गया, और बढ़ के फिर वापस मीन्स ये और ऊपर चला गया, और फिर वापस थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये जो वो वाला तो जो पीक है ये पहला पीक होगा, ये नेगेटिव पीक है, ये फर्स्ट पॉजिटिव पीक है, ये फर्स्ट नेगेटिव पीक है, ये सेकंड पॉजिटिव पीक है, और नेगेटिव ये क्या है, सेकंड नेगेटिव पीक, ये क्या है, थर्ड पॉजिटिव पीक एंड थर्ड नेगेटिव पीक। तो ये क्या है, थोड़ा सा ये देखिए ऑसिलेशंस की जो पीक है ये घटता जा रहा है, और उससे क्या है कि जो सिस्टम हमारा ऑसिलेटरी की नेचर खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, ये आपका स्टार्ट हुआ और बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, घटा, बढ़ा, और धीरे धीरे करके ऑसिलेशंस खत्म होते चले गए। तो दैट इज योर अंडर डैम्प सिस्टम, ठीक है ना, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अंडर डैम्प सिस्टम ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है ना, अंडर डैम्प सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स, ये है वो सिस्टम जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये आपका सिस्टम गया, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, ये इस टाइम तक मीन्स ये वैल्यू पहुंचने तक, इस हमने बोला टी आर, फिर आपका ये पीक में पहले पीक पहुंचा यहाँ तक, इसे बोल दिया हमने टीपी, और ये आपका जब 50% के आसपास पहुंचा 0.5 तक, तो हमने बोल दिया टीडी, और ये आपका जब यहाँ पे पहुंच गया, सिस्टम सेटल हो गया, हमने इसको बोल दिया टीएस, और ये जो पीक है पहला, इसको बोल दिया हमने एमपी। अब ये टीआर, टीपी, टीडी, टीएस, एमपी होते क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। आई थिंक हमारे पास अभी टाइम है, अभी तो है, अभी टाइम है हमारे पास, तो मैं इनमें से जितनी टर्म्स हो सकती हैं उनको कोशिश करता हूँ कराने की, ठीक है। तो वन बाय वन एक एक टर्म के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं टीडी। टीडी इज नथिंग, इट इज जस्ट ए डिले टाइम, इसे बोलते हैं हम डिले टाइम। टीडी क्या होता है हमारा, डिले टाइम। अब डिले टाइम को डिफाइन कैसे करेंगे, एग्जाम में आएगा कि एग्जाम में कुछ इस तरह से आएगा, निम्नलिखित टिप्पणी लिखो, तो उसमें आएगा डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम पीक, सेटलिंग टाइम, ऐसे आएगा लिखा हुआ, तो आप उसको डिफाइन करना है। तो आपको पहले देखा कि हमारा पहला टर्म आपका टीडी, टीडी इज नथिंग इज डिले टाइम। इसका डेफिनेशन क्या है, टीडी की डेफिनेशन होती है कि किसी भी सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प सिस्टम, अंडर डैम्प सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स 50% तक पहुंचने में लगा समय डिले टाइम कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है डिले टाइम, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब पहले अटेम्प्ट में अंतिम वैल्यू की, अब अंतिम वैल्यू के 50% तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, डिले टाइम, ठीक है। ये डिले टाइम जो होता है ये होता है 1 प्लस डिले टाइम की डेफिनेशन, ये गलत है थोड़ा सा इसमें दिया हुआ, ये जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे अपनी, तो ये थोड़ा सा गलत दिया है। बस फॉर्मूला देख लो क्या है, मैं थोड़ा सा दिमाग से इसके ऊपर, ये गलत है, ये होता है आपका टीडी। चलो इसका मैथमेटिक्स में थोड़ी देर में आपको बताता हूँ क्या होता है। इसको अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, राइज टाइम। व्हाट इज राइज टाइम। अब राइज टाइम आप डायग्राम से देख रहे होंगे कि जैसे ही ये आपका समय होता है कि आपका 0 से लेकर 100% मीन्स, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 10% टू द 90% ऑफ द फाइनल वैल्यू ऑफ फॉर ओवर डैम्प्ड सिस्टम 0 to 100%। देखिए आपका क्या है, ये राइज टाइम हो चाहे डिले टाइम हो चाहे आपका पीक टाइम हो, हर टाइप के सिस्टम के लिए अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे हमें खोला हुआ है आपको क्या है, हमारा जो सिस्टम है ये भी हमने दिखा रखा आपको अंडर डैम्प। तो अंडर डैम्प के केस में कि 0 से लेके 100, ये देखो यहाँ 100% तक पहुंचने में लगा समय, मीन जो अंतिम वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू है इसकी, फाइनल वैल्यू क्या है यहाँ पे ये सेट है, तो फाइनल वैल्यू 0 से लेके फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में जो लगा समय होता है किसी भी अंडर डैम्प्ड
सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए वो कहलाता है उसका राइज टाइम। और अगर हमारा सिस्टम ओवर डैम्प है तो ओवर डैम्प के लिए क्या होता है कि सिस्टम के रिस्पॉन्स को 10% से 90% तक पहुंचने में लगा समय इन केस ऑफ ओवर डैम्प। पर इन द केस ऑफ अंडर डैम्प का सिस्टम हमारा तो उसमें 0 से लेके 100% तक पहुंचने में, अंतिम वैल्यू के 0% से 100% तक पहुंचने में लगे समय को क्या बोलते हैं, अंडर डैम्प सिस्टम, सॉरी राइज टाइम। इसको देते कैसे हम, इसको देते हैं फार्मूला, डायरेक्ट इसका फार्मूला है आपका टी आर इक्वल टू, ये एक्चुअली आपके सिलेबस में इसका वो नहीं है मैथमेटिक्स कि इनका डेरिवेशंस नहीं है, तो इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि ये होता है। हालांकि डेरिवेशन भी आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे ड्राइव हुआ है, पर वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो जस्ट पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो आपको ये लर्न करना है कि जो राइज टाइम होगा दैट इज टी आर इक्वल टू पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा डी। अब बीटा क्या है यहाँ पे, ये आपको लर्न रखना है याद, ठीक है ना। तो बीटा इज tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, ठीक है ना, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, दैट इज बीटा। व्हाट इज ओमेगा डी, ओमेगा डी इज ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये बीटा हो गया और ये आपका ओमेगा डी हो गया। तो ये आपका राइज टाइम इस डायरेक्ट फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो राइज टाइम अगर डेफिनेशन आती है तो राइज टाइम के लिए आप क्या करेंगे, अगर खाली राइज टाइम आ गया तो आप पहले डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में आप दिखाएंगे अगर वो सिस्टम, दोनों के लिए डेफिनेशन लिख दोगे आप उसमें, ओवर डैम्प के लिए भी अंडर डैम्प के लिए भी। और इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, 90% है मुझे एग्जाम में कि आएगा ये चीज, ठीक है, राइज टाइम पीक टाइम आएगा ही आएगा। तो राइज टाइम जो होगा टी आर इक्वल टू पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा डी, ठीक है ना। बीटा इज नथिंग, इट इज tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, ठीक है, जीटा स्क्वायर 1 अपॉन जीटा, और जो ओमेगा डी है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इट इज योर राइज टाइम, ठीक है। नाउ पीक ओवरशूट, पीक ओवरशूट क्या होता है, ये आपका पीक ओवरशूट है, मींस फाइनल वैल्यू से कितना ऊपर जा रहा है सिस्टम, ये वैल्यू निकालनी है हमें कि पीक ओवरशूट क्या है। इस डायग्राम में आप देखोगे कि जो अंतिम वैल्यू हमारी 1 है, इस 1 से हमारी जो मान है वो कितना ऊपर जा रहा है, दैट इज पीक ओवरशूट। इसे निकालते कैसे हैं, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, द मैक्सिमम ओवरशूट इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू, मैक्सिमम पीक ओवरशूट इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द रिस्पांस कर्व मेजर्ड फ्रॉम द यूनिटी, या फिर कह लीजिए मेजर्ड फ्रॉम द फाइनल वैल्यू। इट इज देयरफॉर द लार्जेस्ट एरर बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट रिस्पांस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अधिकतम त्रुटि है किसी भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, उसके इनपुट और आउटपुट में आने के लिए ट्रांजिएंट पीरियड में, ठीक है ना, ट्रांजिएंट पीरियड में अधिकतम आने वाली त्रुटि को क्या बोलते हैं हम, पीक, है ना, पीक ओवरशूट। या फिर कह लेंगे कि जो इसका डेफिनेशन आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कि अंतिम वैल्यू से पहले ऑसिलेशन में अधिकतम जाने वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, पीक ओवरशूट, ठीक है। इसको निकालते कैसे हैं, इसको हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है ना, इसको परसेंटेज में निकालते हैं और इसको बोलते हैं ई टू द पावर, ये लोग बेस ई होता है ना, उसका एंटी लोग एक तरह से, ई टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इनटू 100। इसको हमेशा किसको निकालते हैं हम, परसेंटेज में, कि कितना परसेंट ऊपर गया है, ठीक है ना, या कितना परसेंट नीचे गया है। तो ये आपको सिर्फ फर्स्ट पीक निकालना है। तो थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा आपको, पर इतना टफ नहीं है, जब एक बार पढ़ोगे तो इसको आप फ्रेंडली हो जाओगे, समझ में जाएगा, ठीक है ना। तो जब पीक ओवरशूट होगा इट विल बी ई टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इनटू 100। नाउ पीक टाइम, पीक टाइम क्या होता है भाई, आप इस डायग्राम में देखिए, पीक क्या हुआ कि 0 से लेकर पीक वैल्यू तक पहुंचने में लगा समय। देखो जो टीआर क्या होता है, जो फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में 100% तक पहुंचने में लगा समय होता है टीआर, और टीडी क्या होता है 50% तक पहुंचने में लगा समय, और जो हमारा ये पीक तक पहुंचने में जो लगा समय होता है दैट इज पीक टाइम। और इसको हम देते हैं, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है पाई बाई ओमेगा डी, और ओमेगा डी क्या पढ़ा था हमने, ओमेगा डी इज ओमेगा एन इंटू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये रहा ओमेगा डी, ठीक है ना। तो ओमेगा डी क्या है यहाँ पे, ओमेगा एन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और जो टीपी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाई बाई ओमेगा डी। सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम क्या होता है कि इसकी जो स्टेडी स्टेट होती है, स्टेडी स्टेट क्या होती है आपको पहले बताया था, जब स्टेडी स्टेट रिस्पांस के बारे में बताया था कि हमने जो अंतिम वैल्यू होती है उसके 2 से 5% तक की जिसमें एरर रह जाए, तब ये जब इतना रह जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू। और स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचने में जो लगा समय होता है दैट इज टीएस, और इसकी जो वैल्यू निकलती है
वो डायरेक्ट निकल जाती है 4/जीटा ओमेगा एन, ठीक है ना। मींस 4 ऑसिलेशंस के बाद इसकी वैल्यू सेटलिंग टाइम पर पहुंच जाती है इन केस ऑफ अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, दैट इज 4/जीटा ओमेगा, ठीक है ना। मींस इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पांस कर्व टू रीच एंड स्टे विद द इन ए स्पेसिफाइड परसेंटेज, यूजुअली 2 से 5% ऑफ द फाइनल वैल्यू, ठीक है ना, दैट इज सेटलिंग टाइम। अब ये कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं, इस पे कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे, अगर मान लें कि आपको कोई न्यूमेरिकल से आता है, उस पर यह है कि एग्जांपल करने से पहले, एग्जांपल करने का फायदा यह है कि आपको जितने भी ये डेफिनेशंस हैं ये लर्न हो जाएंगी, और साथ साथ इसके फार्मूले भी, क्योंकि फॉर्मूले और उनके डायग्राम, डायग्राम मीन्स ये वाला डायग्राम, इसमें शो करना है कौन सा टीआर है कौन सा टीपी है। अगर आपको मान लिया सारी डेफिनेशन ना पूछ के 2 ही पूछ ली, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम बना के बताना है, दैट इज टीएमपी, दैट इज टीएस, दैट इज टीडी, ऐसे डायग्राम बना के, पूरा जो डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो वाला डायग्राम, उसमें बताना है कि टीआर क्या है, टीपी क्या है, टीडी क्या है, टीएस क्या है, और उसका डेफिनेशन लिखनी है और उसका मैथमेटिकल फार्मूला भी लिखना है। तो इतना करने के बाद आपको इसको करना है, ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब इसका मान लिया अगर एग्जाम में आ जाता है कि एग्जाम में हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है, तो मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपके पास इसके लिए क्या है कि आप इसको कैलकुलेटर इसमें अलाउड हो जाता है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसको उससे भी, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि एंटीलॉग आप अपना एंटीलॉग आसानी से नहीं ले पाएंगे, और कुछ चीजें इसमें इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो उनकी हेल्प कैलकुलेटर से लेनी पड़ती है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, तो आप वहां से इसका यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये एग्जाम मुझे लगता नहीं न्यूमेरिकल्स आएंगे, पर यह है कि आपको आने चाहिए, और इसके साथ साथ फायदा यह है कि आपको इसकी मैथमेटिक्स या फिर फार्मूले भी लर्न हो जाएंगे, उनकी डेफिनेशन भी लर्न हो जाएगी। जैसे कि मान लिया मैं एक एग्जांपल आज कराऊंगा आज के लेक्चर में, बाकी फिर कल हमारा फिर सेकंड हाफ में फिर से लेक्चर है, उसमें करा देंगे आपको। तो सपोज ये कोई सिस्टम है आपका यूनिटी फीडबैक सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, इसमें क्या है आपका जो ओपन लूप गेन है जीएस, दैट इज 16 एस इनटू एस प्लस 5, और उसका हमें इन्होंने पूछा है, गिवन है स्टेप इनपुट, इस सिस्टम में हमने क्या करा, स्टेप इनपुट दे दिया है, तो डैम्पिंग रेशियो, ओवरशूट और सेटलिंग टाइम निकालो, ठीक है ना। डैम्पिंग रेशियो मींस जीटा, ओवरशूट क्या होता है एमपी, सेटलिंग टाइम जो है टीएस, ये निकालना है। तो क्या करेंगे इसको हम सबसे पहले ये हमारा जीएस निकाला है, तो हमने क्या किया था, हमको क्या निकालना है, क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें बोला ना स्टेप इनपुट और यूनिटी फीडबैक दे दिया। यूनिटी फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि एच एस इज 1, अगर यूनिट फीडबैक हमें दे दिया इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, एच एस इक्वल टू 1, और जीएस क्या है ये दिया हुआ है। तो अगर जीएस दिया है, एच एस दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जी अपॉन 1 प्लस जी एच। तो इसमें क्या रखेंगे, जी की वैल्यू रख देंगे, जी क्या है हमारा 16 अपॉन एस इंटू एस प्लस 5, तो ये रख दिया। एच एस क्या है हमारा 1, तो नीचे भी ऐसी 1 प्लस 16 अपॉन एस इंटू एस प्लस 5। इसको थोड़ा सोल्व किया, सोल्व करने के बाद क्या हुआ, 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 16, तो क्या हमारा आ गया उस क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये निकल के आ गया। अब इस ट्रांसफर फंक्शन ये क्या हमारा, ये हमारा जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है कि नहीं, ये हमने पहले देखो, पहले हमें यही चेक करना है कि हाँ भाई ये स्क्वायर बन रहा है, तो इसी बात सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो हम क्या करेंगे, इस वाले सिस्टम को जो हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हमने ओमेगा, ये जो स्टैंडर्ड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन था वो क्या था हमारा, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो उसको हम इससे कंपेयर करेंगे, उससे इसकी तुलना करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा ये, क्योंकि हमें जो फार्मूले पते हैं वो क्या है, ओमेगा एन और जीटा की फॉर्म में पते हैं, तो हमें जीटा की वैल्यू और ओमेगा एन की वैल्यू देखनी पड़ेगी इस समीकरण से, कैसे निकलेगी। तो उसको क्या करेंगे हम, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी वैल्यू वहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करें, हमने इसको कंपेयर किया, देखो जी ऐसे ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से, तो यहाँ पे हमने क्या करा, ओमेगा एन स्क्वायर क्या है हमारा 16, तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 16, तो हमने क्या करा, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आ गया, ओमेगा एन इक्वल टू 4, तो ओमेगा एन की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह क्या करेंगे हम, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 5, तो 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5। तो यहाँ क्या करेंगे, ओमेगा एन हमारे पास पहले से ही है, तो यहाँ क्या जीटा की वैल्यू आ गई, जीटा कितना आ गया हमारा 0.625, ठीक है, तो जीटा कितना आ गया 0.625। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा दो उसमें, हम जानते हैं सेटलिंग टाइम क्या होता है 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, तो जीटा हमें पता है, ओमेगा एन हमें पता है, वैल्यू रखो 4 अपॉन 0.625 इंटू 4 इक्वल टू, जब इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो 1.6 सेकंड, तो सेटलिंग टाइम कितना आ गया 1.6 सेकंड। नाउ मैक्सिमम पीक निकालेंगे हम,
मैक्सिमम पीक का फार्मूला हमारा क्या होता है, e⁻ जीटा पाई अपॉन √1 - जीटा स्क्वायर। अब जीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है, हमारे पास ये है वैल्यू यहाँ पे 0.625। उसके बाद पाई हम जानते हैं 3.14 होता है, पाई हमारा 3.14। तो इसको कैलकुलेटर से हेल्प से हम हेल्प करेंगे और एंटीलोग लेंगे, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा इट इज 8.08%। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपके लिए, पर ये है कि जब आप एंटीलोग के निकालने के लिए अपना कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आप निकाल देंगे इसको आसानी से। कैलकुलेटर कैसे यूज करना है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, एक बार कोशिश कर दिएगा कि आप ये निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कुछ और ही पूछा था क्या सिस्टम में? सेटलिंग टाइम, डैम्पिंग रेशियो पूछा था, तो डैम्पिंग रेशियो हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज डैम्पिंग रेशियो। तो तीनों तीनों चीज निकल गई। तो इस तरह से क्या है, हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। तो बहुत इजी है, इसी तरह से हम इसको किसी भी तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और साथ साथ में हम इसके फार्मूले जितने भी हैं लर्न कर लेंगे। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो एनालिसिस थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ मैथमेटिक्स हम सेकंड लेक्चर में करेंगे आज, उससे क्या है कि हमारे फार्मूले लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर हम आज हमारा यहीं तक था, हम सेकंड लेक्चर में फिर से बात करेंगे।